नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का अध्याय 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। अंतरराष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है। तो अब सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या है, क्यों इनको अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है और कौन से ऐसे बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। और फिर हम बात करेंगे कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। ठीक है, कोई भी संस्था, कोई भी व्यवस्था अगर कुछ बनती है तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। ठीक है, कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है तभी हम कुछ व्यवस्थाओं को बनाते हैं, कुछ सिस्टम बनाते हैं, कुछ चीजों का आविष्कार करते हैं। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हैं वो हमें क्यों चाहिए, ऐसा क्या पृष्ठभूमि इस पूरे विश्व में बनी कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ी। फिर ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मेन अगर किसी की कवरेज करेगा तो वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यूएनओ का काफी ज्ञान हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का काफी नॉलेज हो जाएगा। और समय समय पर जैसे मैंने बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करा गया और लीग ऑफ नेशन जो पहले हुआ करता था उसको हटा दिया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक जो विशेष काम था वो यही था कि दुनिया को तीसरे महायुद्ध से, तीसरे विश्व युद्ध से बचाए, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बखूबी अच्छे से निभाया और शीत युद्ध के दौर में शांतिपूर्ण तरीके से शीत युद्ध का समापन कराया। तो इसी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ वो जानेंगे। फिर बात करेंगे शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। अब जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो काफी स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिला। जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी उनकी क्या कंडीशन थी, उन्होंने क्या डिमांड करी, ये सब हम यहाँ चर्चा करेंगे। फिर जो यहाँ की प्रक्रिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया, प्रोसेस, और जो यहाँ का ढांचा स्ट्रक्चर है उसमें क्या सुधार हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत, क्योंकि मैं हमेशा कहता हुआ आया हूँ इस किताब को जो मुख्यतः हमारा पढ़ना उद्देश्य है वो ये है कि विश्व की जो घटनाएं हो रही है उसका भारत पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और भारत उन घटनाओं पर क्या प्रभाव डाल रहा है। मतलब हमें हर चीज को क्या है, लिंक किससे करना है, भारत से, इंडिया से करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत की बात यहां पे करेंगे। इस चैप्टर में हम यह भी चर्चा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो स्थायी सदस्य है, परमानेंट सीट के लिए भारत दावेदारी करता है और जितने भी कंडीशंस हैं उन सभी कंडीशंस को भारत फुलफिल करता है, फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को अब स्थायी सदस्य नहीं बना रहा है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ, और जो एक ध्रुवीय विश्व है मतलब जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ताकत है अमेरिका, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान, क्या भूमिका है वो जानेंगे। ये चैप्टर फॉलो है पूरा, हमें इस प्रकार से चैप्टर कवर करना है। आज हम क्या कवर करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, आज हम परिचय देखेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा चैप्टर है बेटा, ये संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पर है। इसके अलावा क्या है कि बीच बीच में बॉक्सेस में कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रखा है। तो आज हम उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ लेंगे जिससे कि एक बार में ये पूरा कवर हो जाएगा और फिर हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको क्रम से अच्छे तरीके से पढ़ सके। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की, हम बात करेंगे विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की, विश्व व्यापार संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की और ह्यूमन राइट्स वॉच की। ठीक है, तो इनमें से कुछ व्यापारिक संगठन है, कुछ वित्तीय संगठन है, कुछ मानव अधिकार संगठन है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले बात कर रहे हैं परिचय या इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप सभी ने बचपन से ये चीज सुनते हुए आए हैं कि संगठन में शक्ति होती है। ठीक है, अगर हम संगठित रहेंगे तो उसमें ताकत है, उसमें पावर है, इसलिए हमें संगठित रहना चाहिए। और ये जो संगठित वाला नियम है ये पूरे विश्व पर भी लागू होता है। आप कक्षा 10 तक देख चुके हैं कि कितनी तो विश्व में लड़ाइयां हुई, युद्ध हुए हैं, उसके अलावा जो आज पर्यावरण की स्थिति है, सब में स्थिति बहुत खराब पूरे विश्व की हो चुकी है। और जब पूरे विश्व की स्थिति खराब हो रही तो जरूरी यह है कि हम सब मिलकर करके, एक संगठित होकर करके हम हमारे विश्व की, हमारी पृथ्वी की जो स्थिति है उनको सुधारने का काम करें। तो इसीलिए संगठन में शक्ति का बात रखते हुए यहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, ऐसा संगठन जो राष्ट्रों से मिलकर करके बनते हो।
ठीक है। अलग अलग विभिन्न राष्ट्रों से, विभिन्न देशों से मिलकर के जो संगठन बनता है उनको क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन देशों से मिलकर के बना है, इसलिए देश सभी अपने स्वतंत्र होते हैं, वो चाहे तो उसमें जुड़ भी सकते हैं और वो चाहे तो उसमें हट भी सकते हैं। जैसा कि आपने पहले भी कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों की चर्चा करी, हमने यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ा, वो भी राष्ट्रों का समूह था, हमने सार्क की बात करी, हमने आसियान की बात करी, और जैसे अभी हाल ही में आसियान और इंडिया की समिट के लिए नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए थे, और जैसे कि अभी 9 और 10 तारीख को G20 की जो सम्मेलन है उसकी भी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है। और G20 के जो कमेंट में मैंने पूछा था बच्चों के से कि भाई G20 के कौन कौन कंट्रीज है, उन्होंने सबने ज्यादा करने बहुत अच्छे जवाब दिए। बहुत बहुत बधाई आपको। अब कोशिश करिएगा ये आप याद भी रखें, ठीक है। आपने कहीं से सर्च कर करके किसी किताब में से निकाल करके लिख दिए है, कोई बात नहीं, पर आप कोशिश करिएगा कि आपको अच्छे से याद हो। तो हमने अलग अलग संगठनों के बारे में पढ़ा है। अब ऐसे संगठन है, ये जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, वो ऐसे संगठन है जिसमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पूरा विश्व ही जुड़ा हुआ है। अभी तक देखा आपने यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ा, उसमें यूरोप के देश जुड़े हुए थे। आपने आसियान की बात करी, उसमें साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश जुड़े हुए थे। आपने सार्क की बात करी, साउथ एशिया के देश उसमें जुड़े हुए थे। आपने उससे पहले नाटो पढ़ा, वार्सो पैक्ट पढ़ा, वो अलग ही मुद्दे थे। पर यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे, यहां पर कहीं ना कहीं विश्व के लगभग सभी देश उसका हिस्सा होंगे। इसीलिए इनको अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि विश्व के सभी राष्ट्रों से मिलकर करके ये क्या बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं। तो इन्हीं अंतरराष्ट्रीय संगठनों, इन्हीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ जाएंगे तब भी उसमें से काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं। और दूसरी बात, विश्व के सभी देशों के बीच में सामंजस्य, तालमेल बनाने में ये अंतरराष्ट्रीय संगठन बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो इंपॉर्टेंट रोल ये अंतरराष्ट्रीय संगठन प्ले करते हैं। और इसी के साथ जब जब किसी देश को आवश्यकता पड़ती है तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन उनकी मदद भी करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन एक इस प्रकार से है कि सभी देशों के ऊपर एक छत्र छाया बना करके रखते हैं कि अगर आपको किसी प्रकार की आवश्यकता की जरूरत होगी तो हम आपकी आवश्यकता हमको पूरी करेंगे, मदद करेंगे। इसी के अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा क्या होता है कि देश जो अपने देश के जो मुद्दे होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उनको वहां पर उठाता है। जैसे अगर अपने पड़ोसी देशों से कुछ बात चल रही है, उसको नहीं मान रहा है, या कोई युद्ध की घटना हो रही है, उन मुद्दों को भी वहां पर उठाया जाता है जिससे कि वहां बैठ कर करके शांति स्थापित करी जाती है। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। और इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इसलिए भी पढ़ना जरूरी है बच्चों कि इसमें भारत का क्या प्रभाव है, ठीक है, और इनसे भारत को कितनी मदद मिली है, क्या पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आज इस इंट्रोडक्शन में। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब अगर मैं आपको जो 2023-24 की एनसीईआरटी है, जो नई एनसीईआरटी आई है इस साल में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये अध्याय 4 है, ठीक है, चैप्टर 4 है। इस नई एनसीईआरटी के अनुसार क्या था, अध्याय 1 कौन सा था, 2 ध्रुवीयता का अंत था। अध्याय 2 कौन सा था कि सत्ता के जो समकालीन केंद्र है वो। उसके बाद अध्याय 3 था कि समकालीन जो है दक्षिण एशिया, ठीक है। और अब जो हमारा अध्याय जो 4 है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठन। और अगर पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर 6 है, जो कि मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट में कोई चेंज नहीं है, कंटेंट में बिल्कुल जो नई वाली किताब है उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बस चैप्टर का जो नंबर है वो मैं उस पुराने के हिसाब से रख रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए क्या कहा है कि हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद, मतलब 1991 के बाद, जब 1991 में सोवियत संघ बिखर जाता है, जब सोवियत संघ टूट जाता है, तो उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अब अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका को भी आप देखिए। जब यहां पर 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है, ठीक है। उस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या होता है, 1919 में, 1919 में क्या करा जाता है, लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है। उसके बारे में भी यहां पर इस किताब में, इस चैप्टर में जिक्र आएगा। लीग ऑफ नेशन बनाई जाती है। लीग ऑफ नेशन का क्या काम था कि भाई जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो कभी ना हो, जैसा पहला हुआ ऐसा खतरनाक विश्व युद्ध वापस कभी नहीं होना चाहिए। परंतु कुछ वर्षों के बाद ही वो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, 1939 से 1945, यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। अब क्या हुआ कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो ये देखा गया कि भैया अब ऐसी घटनाएं वापस पूरे विश्व में नहीं घटनी चाहिए, पूरे विश्व में शांति स्थापित होनी चाहिए, सब मिलजुल कर करके रहने चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करें कि 1945 में जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करी गई, जिसमें लगभग दुनिया के
सभी जो देश हैं वो सभी देश उसका भाग रहे हैं, इसका भाग जुड़े हुए रहे हैं। परंतु अब 1945 से 1991 तक भी विश्व में चिंता का माहौल था, और वो चिंता का माहौल था शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। अब कोल्ड वॉर के दौर तक मतलब काफी चिंताएं थी, पूरी दुनिया का जो ध्यान था, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी जो ध्यान था वो किस पर था, सोवियत संघ और अमेरिका की लड़ाई पर था, शीत युद्ध पर था। पर जैसे 1991 में सोवियत संघ बिखर जाता है और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, अब उसके बाद से देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संगठन किस प्रकार से एक बेहतर भूमिका, गजब का रोल निभा रही है। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों के पूर्ण निर्माण की बात हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। अब हम देखेंगे कि उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ नई चुनौतियां सामने आ रही थी। नई चुनौतियों में जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करें, एक तो क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब पूरा यूरोप ध्वस्त हो चुका था, मतलब लगभग पूरा खत्म ही था बेटा। इतने युद्ध हुए, इतना झगड़ा हुआ, सब कुछ वो खत्म सा हो चुका था। दूसरा इसके बाद क्या है, एशिया और अफ्रीका के जो नए देश आजाद हो रहे थे उनमें क्या है, काफी गरीबी, क्योंकि ये यूरोप के देशों ने खोखला बना दिया, तो वहां पे गरीबी, पिछड़ापन, आर्थिक विकास की कमी, इन सब के लिए ये सारी चुनौतियां थी। और 1991 के तक पहुंचते पहुंचते देखें तो भैया और भी स्थितियां काफी डाउन हो गई, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। तो कुछ नई चुनौतियां थी। तो नई चुनौतियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पूर्ण निर्माण करना था, मतलब फिर से एक बेहतर तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को काम करना था। और एक चुनौती इसमें से थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। मतलब अब क्या था कि 1945 से 1991 तक एक अच्छी बात यह थी कि भैया कम से कम जो पावर है वो 2 कंट्रीज के पास है, 2 सुपर पावर्स है। परंतु 1991 के बाद सिर्फ एक ही रह गई, मतलब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक ही जो ताकत है वो ही चला रही थी पूरे विश्व को, और वो थी अमेरिका। तो ये अमेरिका की शक्ति का बढ़ना भी कहीं ना कहीं एक चुनौती थी, एक चिंता का मुद्दा था। ये जो तस्वीर दिखाई है ये सोवियत यूनियन के समाजवादी और साम्यवादी मॉडल के लिए दर्शाई गई है। सुधार की प्रक्रिया और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। अब देखिए सुधार की प्रक्रिया, जो सुधार हुए उनकी प्रक्रिया में और कठिनाइयों में अगर एक मिसाल देखी जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, सुरक्षा परिषद में होना बदलाव। देखिए मैं अब आपको बताता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, मतलब सभी राष्ट्रों से मिलकर करके एक संघ, एक संगठन बना हुआ है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जा रहा है। अब इस संयुक्त राष्ट्र संघ में बेटा 2 बड़ी सभाएं हैं। कौन कौन सी है? एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, परंतु मेरी जिम्मेदारी यह है कि अगर कहीं पे कोई चीज आ रही है तो आपको वहीं क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। कहीं पे कोई चीज आ रही है तो वो वहीं क्लियर हो जाए। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली महासभा, और दूसरी तरफ है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसको क्या कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। अब देखिए, अब चीज को समझिएगा कि यहां पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ या ये बनाए जा रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विश्व में फिर से युद्ध नहीं होना चाहिए। और विश्व में युद्ध ना हो उसके लिए क्या है कि जो बड़ी ताकतें हैं, जिनके पास परमाणु हथियार है, आर्थिक रूप से, मिलिट्री के रूप से काफी ताकतवर है, ऐसे को क्या है, सम्मान दे दिया जाए, रेस्पेक्ट दे दी जाए। आज जैसे मान लो आपके सामने कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति है और है, तो आपके सम्मान, अरे ऐसे बैठिए सर, अरे सर मैं तो इस प्लास्टिक वाली कुर्सी पे बैठ जाऊंगा, आप बैठिए सर, बैठिए। तो सम्मान दे दिया जाए उनको। अगर सबको सम्मान दे दिया जाएगा तो क्या झगड़ा होगा ही नहीं, लड़ाई होगी नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 वो बनाई, एक महासभा बनाई। इस महासभा में विश्व के जो 193 देश है ना, वो सभी के सभी हैं, लगभग सारे देश इसमें जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हर साल में यहाँ पर ये मीटिंग होती है, और हर साल की मीटिंग में सबके मुद्दे उठाए जाते हैं, और एक एक सबको बराबर का वोट मिलता है, सब यहाँ पे समानता है, सब बढ़िया है। परंतु जो मेन मुद्दा है, मुख्य उद्देश्य था, वो सुरक्षा का था, सिक्योरिटी का था, कि किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा वो नहीं होना चाहिए। तो इस सुरक्षा परिषद में क्या करा गया, कहा गया कि भैया 15 सदस्य होंगे। कितने? 15 सदस्य होंगे। पहले तो इसमें 11 ही थे बेटा, फिर वो बाद में 15 करे गए हैं, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। इन 15 सदस्यों में से जो 10 सदस्य हैं बोले वो अस्थायी है, वो अस्थायी है, और जो 5 है वो स्थायी सदस्य है।
अस्थायी का मतलब क्या है? टेम्पररी है, वो बदलते रहेंगे, हटते रहेंगे। और ये जो 10 सदस्य हैं ये हर 2 साल में चेंज होते हैं। 2 साल हुए फिर 10 नए आ जाएंगे, फिर 2 साल हुए फिर 10, फिर 2 साल फिर चेंज, इस प्रकार से। और जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है, जैसे एक्स कंट्री है, वो अब भी अस्थायी सदस्य है, 2 साल हो गए, वो वापस अगला 2 साल का राउंड नहीं कर सकती। हाँ, चाहे 2 साल बाद वापस बन जाए, परंतु एक बार लगातार नहीं बन सकती। तो ये 10 अस्थायी और ये 5 स्थायी। अब ये 5 जो स्थायी हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो, यूएसएसआर मतलब आज का रशिया, ये आपको पता है। उसके बाद यूएसए अमेरिका, उसके बाद यूके यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, और लास्ट है चाइना। चाइना ये एक्चुअल में क्या है बच्चों? 1965 के आसपास की बात है, जब ये 5 ही देश हुआ करते थे जिनके पास परमाणु हथियार हुआ करता था। तो इन 5 को क्या कर दिया गया? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया और इन 5 को एक स्पेशल पावर दी गई, दैट इज द वीटो राइट। वीटो राइट इसको कहा जाता है निषेधाधिकार, मतलब निषेध मतलब मना करने का अधिकार है आपके पास। कभी भी इस सुरक्षा परिषद में किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग चलती है, कोई भी बात चलती है, और उसमें अगर इन 5 में से 4 देश ने बोल दिया ये काम होना चाहिए और एक ने अपने वीटो का प्रयोग कर लिया, नहीं साहब ये काम नहीं, तो वो काम कैंसिल हो जाएगा। मतलब इतनी बड़ी पावर इनको दी गई है। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं। तो अब क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव? तो बदलाव क्या हुआ कि 11 से 15 कर दिए, स्थायी सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई। और स्थायी सदस्य के लिए जो मापदंड संयुक्त राष्ट्र संघ ने बना रखे हैं, उन मापदंड पर भारत पूर्ण रूप से खड़ा उतरता है, पर फिर भी स्थायी सदस्य की सीट भारत को भी नहीं मिल पा रही है, जो कि मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी संरचना संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंने अभी आपको बताई है। इन पर और चर्चा करेंगे कि जो ये अस्थायी सदस्य है ये कैसे बनते हैं, ये स्थायी सदस्य के पास और क्या विशेषाधिकार है, इनकी चर्चा करेंगे, महासभा की बात करेंगे, ये सब। पर जो सुधार की प्रक्रिया है उनमें एक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बदलाव है सुरक्षा परिषद वाला, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? कोई आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और अब भारत का जुड़ाव, उसमें भारत कब जुड़ता है? 6 दिन बाद जुड़ जाता है, 30 अक्टूबर 1945 को। अब देखो भाई, मैं क्या कर लेता हूं, मैं तो क्या है डेट्स को से कुछ जोड़ लेता हूं जिससे मुझे याद हो जाता है। कैसे? संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को मेरी मौसी का लड़का है, उसका बर्थडे आता है, ऐसे याद हो गया हाँ यार 24 अक्टूबर को। ये तो याद है ही 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस साल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बोले ठीक है। भारत कब जुड़ा? तो 30 अक्टूबर को मेरे पापा का बर्थडे आता है, तो मेरे पापा का बर्थडे आता है 30 अक्टूबर को। उस दिन जब मेरे पापा का बर्थडे आता है उस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जुड़ गया था, और ईयर तो सेम है। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और 6 दिन बाद भारत उसमें जुड़ जाता है। और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव, मतलब भारत का कैसा जुड़ाव रहता है, कैसा रिलेशन रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ, वो और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर जो भारत का दृष्टिकोण है कि सुरक्षा परिषद में और बेहतर सुधार करे जाए और ज्यादा से ज्यादा आज के जो देश उनको जोड़ा जाए, बेहतर उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन सब के मामले में जो भारत का दृष्टिकोण है वो एक बड़ा अहम भूमिका निभाता है, एक अहम मुद्दा रखता है, तो उसको भी हमें पढ़ना है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसे विश्व में अपनी भूमिका निभा सकता है जहां पर एक शक्ति का दबदबा हो, एक ध्रुवीय विश्व हो। क्योंकि अमेरिका का दबदबा आज भी है ना, माना और भी शक्तियां उभरी हैं यूरोपीय संघ के रूप में, आसियान के रूप में, चीन के रूप में, ठीक है, परंतु आज भी दबदबा अमेरिका का है। और 1945 में जब स्थापित हुआ है तब से लेकर के 1991 के बाद तो अमेरिका पूरा काफी पावरफुल है। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी भूमिका निभा पाएगा, सबको साथ लेकर के चल पाएगा या नहीं, ये बड़े सवाल थे। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भी चर्चा की गई है। और देखिए अब हमारा इस जो चैप्टर में है जो मेन है वो कौन सा है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा मेन है बेटा। संयुक्त राष्ट्र संघ ये सबसे मेन संगठन है। और कक्षा 12 की बात नहीं है, आगे भविष्य तक भी अगर आप इसको आज अच्छे से कवर कर लेंगे ना तो आपको काफी कुछ विश्व की बातें, काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और विश्व की स्थितियों में इस संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका होती है वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। अब क्या है, विश्व में और भी ऐसे संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा। कुछ
वित्तीय संगठन है जो फाइनेंस पैसा देने का काम करते हैं, कुछ व्यापारिक संगठन है जो व्यापार को संभालने का काम करते हैं, कुछ मानव अधिकारों को मतलब मानव को अधिकार दिलाने वाले संगठन है। तो उन जो बाकी अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनकी भी चर्चा हम करेंगे, इस अध्याय में करेंगे, और सबसे अच्छी बात है उनकी चर्चा हम आज के ही लेक्चर में करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी है। अगर मैं कहूं जो वित्तीय संगठन है जो पैसे देने का काम करती है तो उसमें कौन कौन सी है? IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। और आपको पता है इन दोनों को जुड़वा भाई बहन नहीं है, दोनों जुड़वा भाई यही है, IMF और वर्ल्ड बैंक। ये भी बताऊंगा कैसे दोनों जुड़वा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगर व्यापारिक संगठनों की, व्यापारिक संगठनों में हम बात करेंगे WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसके बारे में आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा अगर मेरे से पढ़ा है तो। व्यापारिक संगठन। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मानवाधिकार संगठनों की जो मानव के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जिसमें एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच ये है। इसके अलावा एक आणविक ऊर्जा का भी पढ़ेंगे। तो ऐसे करके जो 6 संगठन है उनके बारे में पढ़ेंगे, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। ठीक है, इनके बारे में भी हमें इस अध्याय में और विशेष करके आज की ही क्लास में कवर करना है। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे जो सबसे पहले जो है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखिए, अब जब भी हमारे पास कोई चीज आती है, कोई भी शब्द आता है बच्चों, तो आपको क्या है उस शब्द को तोड़ कर करके समझ लेना चाहिए, और जो समझ लेना बस वही समझदार है। ठीक है ना। मतलब सोशल में पूरे में शब्द ही ऐसे हैं जिनको तोड़ा जाए तो अच्छा है, बाकी सोशल में आपको हर जगह जोड़ने का ही काम करना है। ठीक है, और तोड़ने के बाद भी जोड़ने का काम करना है। यहाँ पे तो सोशल की पहचान है जोड़ना। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या है? राष्ट्रों से मिलकर करके बनने वाला। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भी यही बताया ना। अंतरराष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रों से मिलकर के बनने वाला अंतरराष्ट्रीय कहलाता है। कोष का मतलब क्या होता है? फंड। मतलब जैसे मैं आज को, जैसे अभी आप देखिएगा, जैसे गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके बाद नवरात्र आएंगे, तो जैसे अपनी कॉलोनी में या अपने एरिया में, जैसे अभी मैं राजस्थान में बताऊं तो राजस्थान में जो राजस्थान के लोक देवता है रामदेव जी, तो रामदेव जी के क्या है हर जगह भंडारे लगते हैं। तो कॉलोनियों की तरफ से, सोसाइटियों की तरफ से भंडारे लगते हैं। तो क्या करते हैं? फंड इकट्ठा करते हैं। अंकल भंडारा है, कितने दे रहे हो? 500, ये लो 500। तो क्या है? फंड लिया जाता है, कोष इकट्ठा करा जाता है, 500, 500, 1000 ऐसे। तो भैया इस फला फला जो कॉलोनी है, इसका जो पूरा फंड आया है रामदेव जी की जयंती मनाने के लिए या भंडारा चलाने के लिए 50,000 रुपए आए। तो ये क्या हो गया? फंड आ गया, मतलब कॉलोनी का फंड, पैसा। ठीक है, और वो फंड जो आता है वो किस में आता है? मुद्रा में, मनी में आता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है? अंतरराष्ट्रीय, मतलब सभी राष्ट्रों की जो मुद्रा है, मतलब पैसों के रूप में फंड इकट्ठा कर रखा है। तुम भी इतना जमा कराओ, तुम भी इतना जमा कराओ, तुम भी इतना जमा कराओ, तुम भी इतना जमा कराओ। चलो एक और छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूँ। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप सुने हैं, स्वयं सहायता समूह, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, जिसमें 15-20 महिलाएं मिलती हैं, अपनी महीने की बचत को जोड़ती है, और फिर जब भी जिस भी महिला को जरूरत होती है वो उसको पैसा दे दिया जाता है। इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी यही काम करता है। सबको अपनी जीडीपी के अनुसार कंट्रीब्यूशन देना है। अगर जैसे मान लीजिए किसी की जीडीपी, जैसे टोटल जो जीडीपी है वो 100% है, पूरी दुनिया में जो है 100% है, 100% का मान लीजिए 2% इंडिया की, मतलब 100 रुपए में से 2 रुपए इंडिया देगा, 20 रुपए अमेरिका देगा, 18 रुपए चाइना देगा। तो जितना मतलब उनका कैपेसिटी होती है कंट्रीज की, मतलब जो जीडीपी है उस अनुसार वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन जगहों पे क्या करते हैं? अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, अपने जितना योगदान दे सके उस योगदान के हिसाब से वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, फिर वह इकट्ठा हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये क्या करते हैं? लोन देने का, उधार देने का ये काम भी करते हैं, जिससे कि उनकी आवश्यकता है, उन देशों की आवश्यकता हो जाए, उनका विकास होता रहे। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष राष्ट्रों से मिलकर करके बनाया हुआ फंड, किसका? मुद्रा का, मनी का, पैसों का। ये बात आपको क्लियर। अब देखिए बात क्या है बच्चों, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पे था, 1944 की मैं बात कर रहा हूं, जुलाई 1944 की, तो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक जगह है ब्रेटन वुड्स। क्या है? ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है। वुड्स का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स जगह का नाम है। इस ब्रेटन वुड्स की जगह पर एक सम्मेलन बुलाया गया, वित्तीय सम्मेलन बनाया गया।
कि हमें विश्व का फिर से पूर्ण निर्माण करना है, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, इस नुकसान की भरपाई करनी है और फिर से विश्व को एक बढ़िया आर्थिक रूप से हमें सजाना धजाना है, मतलब बढ़िया विश्व बनाना है। तो अब उसके लिए क्या है, विश्व को फिर से खड़ा करने के लिए क्या है, जो देश पिछड़ चुके हैं या जिन देशों का युद्धों में बहुत नुकसान हुआ उनको खड़ा करने के लिए संगठन बनाने की जरूरत है। तो यहाँ पर दो संगठन बनाए गए, एक जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और जो दूसरा संगठन है वो वर्ल्ड बैंक या जिसे आप विश्व बैंक कहते हैं वो है। ये दो संगठन, दोनों संगठन जो बनाए गए 1944 के जुलाई में बना दिए गए, 1944 के जुलाई में बना दिए गए। अब इन दोनों का जन्म, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, दोनों का जन्म कहां पर हुआ, ब्रेटन वुड्स की मीटिंग में हुआ, ठीक है। और दोनों का लगभग दोनों वित्तीय संस्था है, पैसे देने का ही काम करती है, ठीक है ना, पैसे देने का ही काम करती है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। जुड़वा क्यों, क्योंकि मिलता जुलता सा काम है। संतान ब्रेटन वुड्स की संतानें क्यों, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में इनका जन्म हुआ है, मतलब वहां पर इन दोनों संगठनों को बनाया गया है। ब्रेटन वुड्स कहां पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका मतलब सीधी सी बात, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन, एक मीटिंग होती है, मतलब 1944 के जुलाई में, वहां पर दो संगठन बनाए जाते हैं, जो एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक है विश्व बैंक। और दोनों ने सही तरीके से जो काम करना, औपचारिक फॉर्मल तरीके से काम करना शुरू करा, वो करा 1947 से। तो इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। ये बात आपको दिमाग में क्लियर है। अब अपन पढ़ लेते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में, फिर विश्व बैंक के बारे में, फिर व्यापारिक संगठन के बारे में। चलिए, शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। देखिए, अब शीत युद्ध के बाद के समय में अगर हम लोग देखें, 1991 के बाद अगर हम लोग देखते हैं, तो कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। और ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, वो अगर हम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें, अगर इकोनॉमिक रूप में देखें, आर्थिक रूप में देखें, तो एक बड़ा ही रोल प्ले करा है, जिसमें एक नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब आप पूछोगे कि गुरुजी 1991 के बाद या शीत युद्ध के बाद के दौर में कैसे, तो जैसे याद करिए आप सभी, जब हमने दो ध्रुवीयता का अंत वाला अध्याय पढ़ा था, उसमें शॉक थेरेपी की बात हुई थी। शॉक थेरेपी में क्या था, जो कम्युनिस्ट कंट्रियां थी, जो साम्यवादी दल थे पहले, उनको पूर्ण रूप से उनकी जो व्यवस्था है वो साम्यवादी से पूंजीवादी लाने पर थी। मतलब वहां पे पूरा सिस्टम जो हो वो पूंजीवादी हो। और याद करिए, उस पूंजीवादी व्यवस्था में सब कुछ अमेरिका के इशारे पे जो काम करने वाले संगठन थे वो कौन थे, IMF और वर्ल्ड बैंक थे या नहीं थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक थे या नहीं थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने क्या करा, वहां पे खूब पैसा दिया, डेवलपमेंट के लिए खूब पैसा खर्च कराया और करा। याद करिए, तो ये क्या है, एक बड़ी भूमिका निभाई ना कि उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने में। पर खड़ा कैसे करना है, पूंजीवादी मॉडल से, साम्यवादी मॉडल से नहीं, पूंजीवादी मॉडल, समाजवादी मॉडल से नहीं, पूंजीवादी मॉडल से खड़ा करना है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। याद करिएगा दो ध्रुवीयता का अंत का अध्याय। इसलिए कहता हूं कि सब कुछ जोड़ करके मैं पढ़ाता हूं और सब कुछ जोड़ करके ही आपको पढ़ना है। कब कौन सी बात आपको काम आ जाएगी ये आपको नहीं पता, पर मुझे पता है, इसलिए कहता हूं हर चीज को जोड़ करके साथ साथ पढ़ते रहिए। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्थाओं की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराता है। यह संगठन वैश्विक स्तर, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। वित्त व्यवस्था, वित्त का मतलब क्या होता है, फाइनेंस। और जब भी शब्द आता है फाइनेंस, फाइनेंस का सीधा सा अर्थ हमारा होता है पैसे लेन देन देने से, ठीक है। उधारी का जो मामला होता है उसी को हम वित्त समझते हैं, ठीक है। तो वित्त जो व्यवस्था उसकी पूरी देखरेख करता है। और जब भी कोई देश डिमांड करता है कि साहब हमें पैसों की आवश्यकता है, तो उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल हेल्प भी देता है और तकनीकी हेल्प भी देता है, मतलब टेक्निकल भी उनको हेल्प थोड़ी सी मुहैया कराता है, उनको समझाता है किस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकता है, किस प्रकार से और काम कर सकते हैं, ये सब कुछ। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसकी तस्वीर, उसका लोगो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 189 12 अप्रैल 2016 की स्थिति, देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। देखिए, तो अब उसमें टोटल 12 अप्रैल 2016 की स्थिति तक, ठीक है। अब किताब में अगर यही दे रखा है तो आपको इसी को फॉलो करना होगा। कितने मेंबर्स जुड़े हुए हैं, 189 जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स जुड़े हुए हैं। परंतु यहां पे ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF के जो सदस्य हैं,
अब 189 सदस्य हैं और हर सदस्य की जो राय होगी, एडवाइस होगी, उसका वजन बराबर नहीं होगा। मतलब हर सदस्य की जो राय है उसको बराबर महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, बराबर इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, आइए देखते हैं। समूह 7 के जो सदस्य हैं, अब आप सभी को पता है G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, 7 देशों का जो समूह है, उसमें कौन कौन है, अमेरिका है, जापान है। जापान, अब ये G7 मैंने कहां पे पढ़ाया था आप लोगों को, जब अपन लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पढ़ रहे थे, सत्ता के समकालीन केंद्र वाला अध्याय पढ़ रहे थे, तो उसमें जो जापान का जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था एशिया से एकमात्र देश है जो कि G7 के समूह में। तब आप लोगों को कहा था कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा G7 कंट्रीज कौन है, तब आपने कमेंट में बताया भी था कौन कौन है। अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इटली है और कनाडा है। ये 7 देश है। कौन, देखिए अमेरिका और कनाडा, ये तो हो गए उत्तरी अमेरिका के। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली ये यूरोप के और अकेला जापान एशिया का। तो इनके पास 41.29% मत है। मतलब ये 7 देशों को मिलाकर करके 41.29% वोट है इनके पास। मतलब इनकी अगर ये मिलकर के कोई बात बोलते हैं तो मतलब मान लो 41% तो इनकी बात हाँ एग्रीटी है। ये सब इनके कंट्रीब्यूशन के कारण है कि ये कितना कंट्रीब्यूट वहां पे करते हैं। ये देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक मीटिंग की तस्वीर। अन्य जो अग्रणी सदस्य देश है, चीन अकेला 6.09% का रखता है, भारत 2.64% रखता है, ये जीडीपी के अनुसार जो कंट्रीब्यूशन है वो है। रूस 2.59, ब्राजील 2.22, सऊदी अरब 2.02, अकेले अमेरिका के पास 16.52% है। देखिए अब क्या है, G7 जो समूह है उन G7 में से 41 पॉइंट समथिंग कुछ है, और इस G7 में से अकेले अमेरिका के पास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 16.52 है बच्चों। 16.52, मतलब काफी बड़ा इफेक्ट अमेरिका डालता है। अमेरिका ही मतलब बड़ी एक पावरफुल कंट्री इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में बैठी हुई है। चलिए ज्यादा नहीं है इन संगठनों के बारे में, जो हमने आज लिस्ट बताई है छोटा छोटा है, उनको बस पढ़ लीजिए। फिर बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक या जिसको कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दुनिया में, ठीक है, जो भी देश समस्या से ग्रसित है, जिनके पास धन की कमी है, तो या उन देशों के लिए जो हारे का एंडिंग, जो मतलब आप कह सकते हो जहां से पैसा मिल सकता है, वो विश्व बैंक है। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना हुई। तो कब, 1944 की जुलाई में स्थापना हुई। कहां पर होती है, अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में होती है। इसीलिए हम विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को क्या कहते हैं, ये ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान है। 1944 में विश्व बैंक की औपचारिक रूप से मतलब फॉर्मली स्थापना होती है। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। तो इसकी जो मुख्यतः है वो विकासशील देशों से संबंधित है। वैसे देखो मैं आपको रियलिटी एक बात बताता हूं, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है, इसको मुख्यतः जो बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि जो युद्ध हुए हैं, जो द्वितीय युद्ध हुआ है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और उस युद्ध में जिन देशों को नुकसान हुआ है उनका फिर से पुनर्निर्माण करने के लिए, इसको कहा भी जाता है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक है, पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पूर्ण निर्माण एवं विकास बैंक इसको कहा जाता है। मतलब पूर्ण निर्माण करने के लिए, फिर से निर्माण करने के लिए और उनका विकास करने के लिए इस बैंक को स्थापित करा गया था। तो विकासशील देशों को तो इन्होंने बाद में ध्यान देना शुरू करा है। विकासशील देशों की भी मैं आपको कहानी सुनाऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 के इतिहास में पढ़ा था G77 के बारे में, ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज। ठीक है, उसके अलावा अगर आप शीत युद्ध का दौर का अगर आपने वन शॉट देखा है तो उसमें G77 जो देश है, इन्होंने नियो का मुद्दा उठाया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, नियो का मुद्दा उठाया था। उसके बाद ये संगठन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये विकासशील देशों की तरफ ध्यान देने लगे। ये बैंक मानवीय विकास, मतलब अब देखिए विश्व बैंक क्या क्या काम करता है, किस किस चीज के लिए पैसा देता है। मानवीय विकास मतलब मानव के विकास करने के लिए आपको पैसा चाहिए, जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में अगर खर्चा करना हो, मतलब आपको हॉस्पिटलें बनानी है, स्कूलें बनानी है, उसके लिए पैसा चाहिए तो ये देता है। कृषि और ग्रामीण विकास, मतलब कृषि का, एग्रीकल्चर का, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए सिंचाई या ग्रामीण सेवाएं। पर्यावरण सुरक्षा, जिसमें प्रदूषण में कमी करना, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करने में अगर पैसों की आवश्यकता है। आधारभूत ढांचा, जैसे कि सड़क, शहरी विकास, बिजली और सुशासन,
सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए काम करता है। कदाचार मतलब जो गलत आचरण करते हैं उसका विरोध, और विधिक जो संस्था है मतलब जो अलग कानूनी जो संस्था है उनका विकास करने के लिए अगर आपको चाहिए होता है तो ये वर्ल्ड बैंक आपको पैसा प्रोवाइड करता है। ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। अब जो अपने सदस्य देश होते हैं उनको आसान ऋण देता है, मतलब बड़ी ही सस्ती दरों पे क्या है पैसा उधार दे देता है। अनुदान एक प्रकार से क्या है डोनेशन सा है कि हाँ डोनेशन दे दे, ठीक है रहने दो। तो जो बहुत ही ज्यादा गरीब देश होते हैं उनको ये अनुदान दे देता है, फिर जो कि उन देशों को वापस लौटाने भी नहीं पड़ता। देखिए ऋण तो क्या है कर्जा है वो तो चुकाना पड़ेगा, और अनुदान एक प्रकार से डोनेशन है, दे दिया ठीक है, अब वो वापस नहीं चुकाना पड़ता। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से देखें तो जो समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था मतलब आज की जो मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था है उनको प्रभावित विश्व बैंक करता है। ये विश्व बैंक की तस्वीर। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। किसकी करते हैं? विश्व व्यापार संगठन, या जिसको कहा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब आज आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल है। सवाल क्या है? जो मैं आप लोगों को 6 संगठन पढ़ा रहा हूं, ठीक है, 2 पढ़ा दिए, तीसरा पढ़ा रहा हूं, 3 और पढ़ाऊंगा। ये जो 6 संगठन पढ़ा रहा हूं, इन 6 संगठनों का हेडक्वार्टर कहां पर है यह आज आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब इनका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, इनके हेडक्वार्टर कहां पर है वो आपको बताना है। आप कहीं से भी देखिएगा, आप आंसर लिखिएगा और उनको फिर याद करने की कोशिश जरूर करिएगा। मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसमें ही आप एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, इस संगठन का मुख्यालय, इस संगठन का मुख्यालय, इस संगठन का मुख्यालय। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आप लिख देते हैं तो टीचर और भी इंप्रेस हो जाएगा, यार देख किताब में मुख्यालय नहीं लिखा होता पर बच्चे ने लिख करके आया। तो यह आज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अभी जो विश्व व्यापार संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है विश्व में व्यापार। अब व्यापार क्या होता है? लेन देन, वस्तु और सेवाओं को खरीदने बेचने का जो काम होता है वो व्यापार होता है। 2 लोगों के बीच में होता है तो व्यापार कह देते हैं, 2 राज्यों के बीच में होता है तो अंतर्राज्यीय व्यापार कह देते हैं, और 2 राष्ट्रों के बीच में होता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कह देते हैं। तो ये जो राष्ट्रों के बीच में व्यापार हो रहा है उस व्यापार में नियम कानून कायदे बनाने के लिए कौन बनाएगा? विश्व व्यापार संगठन बनाएगा। सभी देश एक दूसरे देशों के साथ अच्छे से व्यापार करें, ठीक है, किसी प्रकार के व्यापार अवरोधक मतलब किसी प्रकार की कोई रोक टोक ना लगाए, अपने मार्केट को फ्री रखे, ओपन रखे, ज्यादा ज्यादा कंपनियों को आने दे, अपने सामान बाहर बेचे, बाहर से खरीदे, इस प्रकार के नियमों को ये विश्व व्यापार संगठन काम करता है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको कहा जाता है गेट, बेटा क्या कहा जाता है? गेट। इस विश्व व्यापार संगठन से पहले जो ये व्यापार को संतुलित करने का जो काम कर रही थी वो कर रही थी संस्था गेट, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। मतलब पहले गेट था, अब उसका उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद जो काम संभाल रहा है वो विश्व व्यापार संगठन संभाल रहा है। जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आया था, तो ये गेट दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अस्तित्व में आया था। इनके सदस्यों की संख्या 164 है। 29 जुलाई 2016 की स्थिति किसकी? वह जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें 164 देश हैं। यहां पे आपको ये डेट याद नहीं करनी कि कितनी तारीख के हिसाब से, बस मेंबर्स याद कर लीजिएगा कितने हैं, ऐसा हर चीज भी नहीं बेटा। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या है, विश्व व्यापार संगठन में जो भी फैसला होगा सभी सदस्यों की सहमति से किया जाएगा। परंतु ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो ताकतवर है उनका तो दबदबा हमेशा रहेगा। तो अब यहाँ पे जो ताकतवर, जो अमेरिका है, रूस हो गए, जो ताकतवर देश है उनका ज्यादा दबदबा है, विशेष करके अमेरिका और यूरोपीय देशों का। लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिससे उनके हित सदते हो। मतलब विश्व व्यापार संगठन के जरिए अमेरिका हो गए, यूरोपीय संघ हो गए, जापान, जो बड़ी शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियों ने विश्व व्यापार संगठन के द्वारा ऐसे कानून विश्व में बना लिए हैं जिससे कि इनको बहुत फायदा होता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबका मार्केट ओपन करा दिया कि सब अपने मार्केट खोल दो, कोई भी कंपनी वहां जाकर के इन्वेस्ट करे। तो अब क्या हो गया, इन देशों के पास तो बहुत अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां, खूब पैसा है, खूब पूंजी है, तो वो तो जाकर के लगा देते हैं, ठीक है। पर वहां के जो जिन देशों में जाते हैं वहां की जो लोकल कंपनियां होती है वो बर्बाद हो जाती है, ठीक है। फायदे भी ऐसी बात नहीं है, तो पर इस प्रकार से इन्होंने नियम तय कर लिया।
विकासशील देशों की बहुत शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकियाती है। अब जो विकासशील देश है उनका ऐसा कहना है, बहुत शिकायत उनकी, कि जो इनकी कार्यविधि है, मतलब जो कार्य करने का जो तरीका है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब साफ सुथरा तरीका नहीं है। ये अंदर ही अंदर मतलब गफलेबाजी चल रही है। ये कह रहे हैं कि हम सबके अनुसार करते, सब पर सबके अनुसार करते नहीं है। ये इनको तो ये जो बड़ी ताकत है अमेरिका जो है वो चला रहा है। और देखिए ये थोड़ी बहुत सच्चाई भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने उदारीकरण आपने सुना होगा, ठीक है। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? पहले तो आप समझिए व्यापार अवरोधक। व्यापार अवरोधक ये होता है कि व्यापार पे रोक टोक लगाना। दो प्रकार से लगती है बेटा। एक होता है आयात शुल्क, जिसको टैरिफ कहा जाता है। उसमें क्या होता है, जब भी बाहर से कोई सामान आता है तो उस पर टैक्स लगाया जाता है। अगर हम टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं मतलब वो महंगा हो जाएगा और देश में महंगा बिकेगा तो कोई खरीदेगा नहीं। टैक्स ज्यादा बढ़ा देने का मतलब है देश की सरकार उस देश के साथ व्यापार नहीं करना चाहती, बोले ले जाओ सामान, नहीं कम कर देंगे इसका मतलब अरे आने दो यार, दोस्त है अपन तो, सस्ते में बेचो, मस्त रहो। और एक होता है दूसरा कोटा, मतलब लिमिट, 100 से ज्यादा सामान नहीं ले जाओ, रुक जाओ ऐसा। अरे सर आप तो बेचिए, आपको किसने मना कहा था 10,000 बेचो, 20,000 बेचो। तो ये क्या है, व्यापार पे रोक टोक लगाने वाली बात है। 1947 से 91 तक आप सभी को पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बंद थी। भारत ना किसी को ज्यादा कुछ बेचता था ना खरीदता था। पर 1991 में आकर के भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, मतलब हम कोई व्यापार अवरोधक नहीं लगाएंगे, कोई कंपनी आए वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, हम हमारा सामान बाहर बेचेंगे, बाहर से खरीदेंगे। अब क्या होता है, और ये जो अपने मार्केट को खोल देना है, मतलब व्यापार अवरोधकों को हटा देना है, बिल्कुल कम कर देना, उसी जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, उदारीकरण या लिबरलाइजेशन कहा जाता है। अब क्या होता है, जब कभी भी ये जो विकासशील देश है, चाहे वो भारत हो या एशिया अफ्रीका के कोई भी विकासशील देश हो, जब वो अपने मार्केट में कोई व्यापार अवरोधक लगाते हैं, मतलब किसी प्रकार का आयात शुल्क बढ़ा देते हैं, कोटा बढ़ा देते, कम कर देते हैं, तो क्या होता है, फटे देने विश्व व्यापार संगठन क्या बोलेगा, ये तो आप गलत कर रहे हैं, ये विश्व में आप व्यापार को रोक टोक कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है, सही नहीं है। परंतु जब ये बड़ी शक्तियां, अमेरिका जैसे देश अपने मार्केट को बचाने के लिए विकासशील देशों से सामान नहीं खरीदता है, उनकी कंपनियों को इन्वेस्ट नहीं करने देता, तब ये विश्व व्यापार संगठन कुछ नहीं बोलते, तब तो चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भेदभावपूर्ण वाला रवैया रहता है, पर फिर भी बाकी ठीक काम कर रहे हैं। फिर है अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईईए, इस संगठन की स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है, 1957 में हुई है। आईईए का लोगो। यह संगठन परमाणुक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। तो अब एटॉमिक एनर्जी अब तो काफी देशों के पास है। जब 57 में बनाया गया तो 3-4 देशों के पास थी, फिर 64 में चाइना ने भी परीक्षण कर लिया था, तो 65 तक 5 देशों के पास हो गई। तो अब इस संगठन का क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो परमाणुक ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग करना, मतलब पहली बात उपयोग ही मत करो और शांति के लिए करना है, और सैन्य उद्देश्य में इसका इस्तेमाल रोक देना चाहिए। सेना का जब युद्ध हो तो इनमें इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल भी मत करो। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो, और समय समय पर जो परमाणु सुविधा है उनकी जांच करते हैं जिससे कि सैन्य उद्देश्य से इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो। कहां पर पढ़ा गुरुजी हमने? आप याद करिए, कक्षा 9 की राजनीति विज्ञान में आपने अधिकारों वाला अध्याय पढ़ा होगा, और अधिकारों वाले अध्याय में एक घटना ये थी कि अमेरिका ने 600 लोगों को पूरी दुनिया में से उठा करके जेल में बंद कर दिया था, डाल दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो अमेरिका में अटैक हुआ था उस अटैक में इन 600 लोगों का योगदान था। उनको बिना उनके घरों के सूचित करे हुए, बिना किसी को अधिकार दिए उनको पकड़ के ला करके रख दिया गया था। और फिर कैसे न कैसे करके जब एमनेस्टी इंटरनेशनल पता लगाया, वैसे कर कुछ भी नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि अमेरिका था, अमेरिका ने किसी की कोई बात नहीं मानी और उनको खूब जुल्म ढा, पर एमनेस्टी इंटरनेशनल उस बात को सामने लेकर करके आया था। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकारों के लिए काम करने वाला बड़ा फेमस अंतर्राष्ट्रीय संगठन है बच्चों, ठीक है। और अगर वो घटना को पूरी जाननी है तो मेरे क्लास 9 के वीडियोज में होगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। तो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। अब आपने कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान पढ़ी है, उसमें राजनीतिक सिद्धांत वाली, पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब पढ़ी है, जो जैसे आपको सभी को पता है अधिकारों के बारे में पढ़ा, समानता, सुरक्षा, नागरिकता, इन स्वतंत्रता, इन सबके बारे में पढ़ा है। और हमने वहां से क्या सीखा है कि मानव में कुछ भी बात हो पर वो सबसे पहले मानव है, अच्छा बुरा जो भी है वो पर है मानव, और उसके एक
जीवन जीने का एक स्तर होता है, वो जीवन जीने का उसको स्तर मिलना चाहिए। उसकी एक गरिमा है, गरिमा का मतलब एक उसकी रेस्पेक्ट है, एक उसकी डिग्निटी है, वो रेस्पेक्ट, वो सम्मान उसको मिलना चाहिए। और वो सम्मान कब मिलेगा? जब उसको वो सारे अधिकार मिलेंगे। तो ऐसे अधिकारों की रक्षा करना जिसमें व्यक्ति को सम्मान मिले, ऐसा अभियान एम्नेस्टी इंटरनेशनल चलाता है। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। तो ऐसी रिपोर्टों को तैयार करता है और फिर प्रकाशित करता है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल के झंडे दिखाएं आपको। सरकारों को यह रिपोर्ट अक्सर नागवार लगती है, क्योंकि एम्नेस्टी का ज्यादा जोर सरकारों द्वारा किया जा रहा है दुर्व्यवहार में होता है। अब सरकारों को ये जो रिपोर्ट जारी करते हैं वो ठीक नहीं लगती, मतलब खराब लगती। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ज्यादा का जो जारी करते हैं वो ऐसी रिपोर्ट करते हैं मतलब जो सरकार क्या गलत कर रही है मानवों के साथ वो दर्शाते हैं। बहरहाल यह रिपोर्ट मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो मानव अधिकारों से जो संबंधित जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च करनी होती है वो, और इनकी मानव अधिकारों की तरफदारी करती है, सपोर्ट करती है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका एम्नेस्टी इंटरनेशनल निभा रहा है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच। यह भी मानव अधिकारों की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। मतलब दुनिया भर का जो मीडिया है उसको दिखाता है कि देखो भैया दुनिया के अलग अलग देशों में किस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मतलब मानव अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाना है, मतलब ऐसी सुरंगें बारूदी वाली, ठीक है, बाल सैनिकों का प्रयोग पर रोक लगाई है। अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की स्थापना करने में इन्होंने अभियान चलाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसी के साथ तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा कंप्लीट होता है। ओके, और आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। और आज का जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने प्यारे लर्न एंड शेयर आर्ट्स के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और कराते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे रखा है टेलीग्राम आर्ट्स चैनल का लिंक, उस पर को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपको जल्दी एक बड़ी धमाकेदार खबर मिलने वाली है। और ऐसी खबर मिलने वाली है कि आप सब खुश हो जाओगे कि भाई सर अब तो मजा आ गया, ऐसी खबर लेकर के आए हो आप, इस बार तो सच में मजा आ गया, बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाली है। तो इसलिए उस चैनल को ज्वाइन कर ले और आप इस चैनल से जुड़े रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।